मुख्य अक्ष कहा जाता है। आ रहा है समझ में? इसी तरह दर्पण से जुड़ा हुआ चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़े तो ये पढ़े कि चिन्ह परिपाटी, दर्पण के चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रत्येक दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आ रहा है समझ में? पहला यही कि जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, या फोकस दूरी हो, या वक्रता त्रिज्या, इन सभी दूरियों को कहां से मापेंगे? तो दर्पण के ध्रुव से। पहला चिन्ह परिपाटी यही है जो 10th क्लास में भी तू लोग पढ़कर आया। दूसरा चिन्ह परिपाटी है कि अगर हम आपतित किरण के दिशा में दूरियों को मापेंगे तब उस स्थिति में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी, और जब हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी को मापेंगे तो मापी गई दूरियां ऋणात्मक। आ रहा है समझ में? आपतित दिशा कहने का मतलब तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर किरण जा रहा है और हम भी उत्तर से दक्षिण की ओर माप रहे हैं तो समान दिशा नहीं हो गया। इस दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, लेकिन किरण जा रहा है उत्तर से दक्षिण और हम माप रहे हैं दक्षिण से तो विपरीत दिशा में नहीं माप रहे हैं तो ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, जबकि मुख्य अक्ष से ठीक नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यही 3 गो चिन्ह परिपाटी है दर्पण का, और इसी आधार पर हम वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को मापते हैं, और मापने के बाद इसी चिन्ह परिपाटी से हमको जानकारी मिलता है कि किस परिस्थिति में वस्तु दूरी धनात्मक होगा और किस परिस्थिति में वस्तु दूरी ऋणात्मक, किस परिस्थिति में फोकस दूरी या प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर एक चित्र हम बना रहे हैं और उस चित्र से तुम लोग देखोगे। ये एक दर्पण का निर्माण कर दिए। अब दर्पण को जब कलई कर दिए, दर्पण का एक तल पर पेंट चढ़ा दिए, हम कलई कर दिए, तब देखने के बाद महसूस हो रहा है कि इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए यह दर्पण किस श्रेणी में आएगा? अवतल दर्पण का श्रेणी में आएगा। आ रहा है समझ में? अब इसी अवतल दर्पण का मध्य बिंदु हम लोग ढूंढ लेंगे अंदाज से। तो अंदाज से मध्य बिंदु ढूंढेंगे, मान लेते हैं ये मध्य बिंदु, इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या करेंगे? आ रहा है समझ में? यह दर्पण किसी न किसी गोलीय दर्पण का भाग होगा। उस गोलीय दर्पण के केंद्र को दिए गए दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हो गया? अब यहाँ पर जब देखोगे तो ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के दाहिने तरफ ध्रुव है, बाएं तरफ कोई लेटर दिख रहा है? नहीं। अपने मन से वो देखो, अनंत। ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ है किताब में कि अनंत लिखो और इस तरीके से सोचो। आखिर हमको किसी ना किसी तरीके से याद रखना था, तो याद रखने का एक तरीका ढूंढ लिए। इसी के इधर कुछ भी नहीं है तो अनंत मान लिए। अब इसी अनंत और सी के बीच में एक वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखते हैं। जब रखेंगे तो इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण के परावर्तक तल तक मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करेगा, और जब भी इससे टकराएगा तो टकराकर लौट जाएगा, परावर्तन होगा। तो जब भी ये लौटेगा तो मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगा। जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं।
ये जो दर्पण है, इस दर्पण का प्रभावी व्यास जब देखोगे तो यही है। प्रभावी व्यास का मतलब सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग प्रभावी व्यास के नाम से जानते हैं। तो ये द्वारक कहलाता है, यानी किसी भी दर्पण के प्रभावी व्यास को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो अब कम से कम ये रिकॉर्डिंग इसलिए करके भेजना चाह रहे थे कि इतना हम बोल रहे हैं। अब यही होमवर्क दे देंगे घर पर तो शायद हो सकता है कि जिस समय लिखना शुरू करो बहुत सारा शब्द मेरा कहा हुआ दिमाग से निकल जाए। इसको एक बार सुन लेगा तो आ जाएगा ना मेमोरी में। इस आधार पर तो तू लोग लिख सकता है घर पर। अरे समझ में? अब यहाँ तक लाकर इसको हम छोड़ देंगे और अब आगे जो बताएंगे वह इसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर विभिन्न स्थितियों में रखे गए वस्तुओं के द्वारा उस वस्तुओं का बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि अगर अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। आ रहा है समझ में? उसके लिए हमको इन्हीं 4 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करना है। अनंत पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर, फोकस पर और ध्रुव पर। इसी 4 बिंदुओं पर अगर हम कंसंट्रेट हो जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। यानी उसके लिए हमको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एक हेडिंग हम केवल दे देते हैं यहाँ पर, अवतल दर्पण के सामने इसके मुख्य अक्ष पर विभिन्न स्थितियों में रखे गए वस्तु का बनने वाला भिन्न भिन्न प्रतिबिंब एवं इसकी प्रकृति। हेडिंग से पता चल रहा है। अब एक मिनट, इसको इसलिए काट दिए कि फिर कहीं कल के डेट वाला स्थिति ना आ जाए कि बड़ा सब हो जाए और इसको हम फिर भेज ना पाए। इसको जब शुरू करेंगे तो फिर से हम रिकॉर्डिंग को शुरू करेंगे। अच्छा, तो फिर कैसे शुरू होगा? करेंगे तो फिर तो आगे भागे लगेगा मेरा। चालू करेंगे उसी को ओपन कर दीजिए। चलो तो आगे भागे तब तो फिर एक ही फाइल ना रहेगा, 2 अलग अलग फाइल मेरा नहीं ना। अच्छा, सेव कर दें, सेव कर। हाँ, हो गया। चलो, अब यही चीज होती टेक्नोलॉजी के मामला में हमसे बेहतर है तुम लोग। हम लोग के समय जिस समय जन्म लिए थे मोबाइल छोड़ो ना, टेलीफोन नहीं था। चलो अब रिकॉर्डिंग अभी नहीं ना कर रहा है? नहीं, ठीक। चलो अब रिकॉर्डिंग करो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के सामने इसके मुख्य अक्ष पर विभिन्न स्थितियों में रखे गए वस्तु का बनने वाला भिन्न भिन्न प्रतिबिंब एवं इसकी प्रकृति। यानी जब हम अलग अलग स्थिति में वस्तुओं को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी अलग अलग प्राप्त होगा, एक ही जगह प्राप्त नहीं होगा। इसमें पहली स्थिति हम ला रहे हैं, देखो यार ये क्या दिखाई पड़ रहा है? अनंत। तो पहली स्थिति यही है, अनंत पर। यानी जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो हम हेडिंग दे रहे हैं, जब वस्तु
अनंत पर हो। एगो चित्र बना देंगे। ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। इसका ये ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र मान लें, और इससे एक काल्पनिक रेखा को गुजरने दो जो इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये पोर्शन इसका क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत से जब प्रकाश की किरणें आएगी तो यहाँ तक एकदम इसके समानांतर आएगा। आ रहा है समझ में? और यहाँ के बाद ये रिटर्न होगा तो मुख्य अक्ष को काटेगा, यानी फोकस से होकर जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु को फोकस करेगा। तो ये फोकस पर आ गया। अब दूसरा किरण, चूंकि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत पड़ेगा। जब 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण आपतित किरण के काटने से नहीं होता है, या एक आपतित और एक परावर्तित के काटने से नहीं होता है। जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो जब 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो उसी प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आ रहा है समझ में? एक और आपतित किरण यहां से दिखा देंगे। ये भी जब परावर्तित होगा तो कहां से लौटेगा? फोकस से। आ रहा है समझ में? तो दोनों किरणें कहाँ कट रही हैं? दोनों परावर्तित है, दोनों किरण कहाँ कट रही? तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस। आ रहा है समझ में? कि दोनों जहां कटेगा वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो दोनों फोकस पर कट रहा है, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण भी फोकस पर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे कि जहां कट रहा है फोकस पर, वहां बिंदु आकार का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आ रहा है समझ में? चूंकि मुख्य अक्ष से कुछ दूर कटता तब ना लंब डालते तो कुछ दूरी मिलता, लेकिन कट कहाँ रहा है? तो फोकस होगा। तो उस फोकस पर से फोकस पर ही लंब डालेंगे तो एगो बिंदु आएगा मेरा, यानी वस्तु का आकार कैसा होगा? बिंदु आकार। आ गया समझ में? अब परावर्तक तल के सामने बन रहा है, इसका मतलब है कि वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं कर रहे हैं हम पीछे। अरे वास्तविक है, और वास्तविक है इसका मतलब उल्टा है। वास्तविक है इसका मतलब उल्टा है। तो यहाँ पर देंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है, जो कि वास्तविक एवं उल्टा और बहुत ही छोटे और बिंदु आकार का होता है। बहुत ही छोटा नहीं, बिंदु आकार का। आ रहा है समझ में? लिख सकते हो? अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी है, तुम लोग अब शेयर कर लोगे तो उस समय मदद भी मिल जाएगा लिखने के लिए। अब दूसरा टॉपिक्स पर आ जाए इसका। दूसरा, जब वस्तु थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा तो वो अनंत और सी के बीच में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो लिख देंगे कि जब वस्तु अनंत एवं सी के मध्य स्थिर हो, स्थित होगा तब क्या होगा? तो फिर एक हम अवतल दर्पण का निर्माण कर लेंगे। इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये जिस गोलीय दर्पण का भाग रहा है उसके केंद्र को ही इस दिए गए अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इस केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ अनंत एक बिंदु हो गया। अब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखें।
आ रहा है समझ में? तो वस्तु को अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो दिखा सकते हैं फोकस को, क्योंकि फोकस का कॉन्सेप्ट मेरे पास यहाँ से आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इस वस्तु से निकलने वाला प्रकाश का पहला किरण इसके समानांतर जाएगा, टकरा के और फोकस से होकर लौट जाएगा। नियम ही। दूसरा किरण, तो दूसरा किरण या तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा या इसके फोकस से जाएगा। हाँ, वक्रता केंद्र से भी होकर जा सकता है और फोकस से जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है सो देख लो। अगर ये फोकस से होकर जाता है तब यह सीधे दर्पण के परावर्तक तल से टकराएगा और जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु से फिर ये तुम्हारा मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा। हाँ, एक समानांतर गया, टकराकर फोकस से लौटा, दूसरा फोकस से होकर गया लेकिन टकराने के बाद समानांतर। यही कॉन्सेप्ट है, यही सारा चीज तुम लोगों को जल्दी मिलता नहीं है, तो नहीं खाली उतारे पर तो ध्यान देता है और कुछ। चूंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना देखते रहो। कटा कि नहीं कटा? देखता होगा कि एक बार ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण को फोकस पर नहीं काट रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि सर फोकसों पर इमेज बनेगा, लेकिन इमेज का जो परिभाषा है, प्रतिबिंब का जो परिभाषा है उसके अनुसार दोनों परावर्तित किरण को काटना चाहिए। एक आपतित और एक परावर्तित को, एक आपतित है और दूसरा परावर्तित, इसीलिए यहाँ कट रहा है तो प्रतिबिंब का निर्माण आ गया समझ में। लेकिन यहाँ से जब टकरा रहा है तो ये भी लौटने लगा, तो अब परावर्तित किरण दोनों को काटा कि नहीं? प्रतिबिंब बनेगा, बन जाएगा। आ रहा है समझ में? दूसरा यहाँ से एक और चीज होता है, यहाँ से देखोगे तो थोड़ा महसूस करोगे कि ये किरण जो है थोड़ा सा हाथ से बनाने के कारण हिल गया। ये ऐसे मूल रूप से ऐसे जाता है, देख रहा है? सीधा इस तरह से जाता है स्केल से, और यहाँ से जब रिटर्न इसको करोगे तो ऐसे करोगे, समानांतर इसके करोगे। ये यहाँ पर यहीं पर वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब अगर ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता तब, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जाता इस तरह, तो हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जिससे ये जा रहा है, देखते रहना। तो इस दर्पण पर ये लंबवत पड़ता है, आ गया समझ में? और जब दर्पण पर लंबवत पड़ता तो आपतन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो परावर्तन कोण कितना? 90 डिग्री। यानी जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से तो लौटेगा तो इसी बिंदु पर ना, फिर काटेगा तो काटेगा तो प्रतिबिंब में ही बनेगा, चाहे उसको फोकस से ले जाओ या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों स्थिति में वही कल इसी चीज को लाकर दिखाना चाह रहे थे जो नहीं आ रहा था। तो प्रतिबिंब यहाँ हमको मिल गया। ये प्रतिबिंब का नाम AB है, सॉरी वस्तु का नाम AB है और प्रतिबिंब का नाम A डैश B डैश देंगे, A डैश B डैश हो गया। अब देखोगे तो यहाँ जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब इस वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। दिख रहा है कि C और F के बन रहा है और साथ में इस वस्तु से छोटा बन रहा है। देख सकता है, सामने दिख रहा है। इसके साथ साथ वस्तु के ठीक उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है इसका मतलब वास्तविक बन रहा है। उल्टा के साथ वास्तविक जुड़ा हुआ है। उल्टा बन रहा है इसका मतलब वास्तविक। तो इसका
बनने वाला प्रतिबिंब का नेचर प्रकृति लिख सकते हो कि जब वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं तब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है एवं उल्टा और वास्तविक होता है। हो गया। अब 3 नंबर, जब वस्तु C पर स्थित, हाँ जैसे आगे की ओर बढ़ा है तो हम जितनी बिंदुओं को देख रहे हैं उसका बात कर रहे हैं। अनंत को देखें तो पहले वस्तु को अनंत पर रखें, फिर देख रहे हैं अनंत और सी के बीच, तो फिर वस्तु को एक स्थिति ये दी। अब हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? सी। तो हम अब सी का बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? कि सी का बात कर रहे हैं कि वस्तु को अब सी पर रख दिए तब क्या, तो फिर एक अवतल दर्पण का निर्माण कर देंगे। और इसका फिर वही मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, इसका एक वक्रता केंद्र अंदाज से ले लेंगे और दोनों को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे जो इसके मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाएगा। यहाँ अनंत हो गया। अब वस्तु को हम इसके ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस देंगे ना सर। फिर दिमाग तू लोग देखता काहे नहीं है? स्टेप बाय स्टेप पे ना आगे आएगा, एकरा उछल के नहीं आ जाएगा। नहीं सर, यहाँ के बातें ना आगे बढ़ेंगे तो तुम एक के बाद एक देखते रहो, एक साथ आ रहा है समझ में? एक के बाद एक देखेगा। तब यहाँ सी पर अभी आया हमारा क्रम। सी पर जब रखे तो सी पर वस्तु को रखेंगे, यहाँ से जो प्रकाश का किरण आएगा समानांतर आएगा और फोकस से होकर हो गया। दूसरी किरण जब प्रकाश की आएगी तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, बस फोकस हो गया। और कोई ऑप्शन है क्या नहीं? हाँ, तो अपने आप को भ्रम में मत डालना कि फोकस पर है, कहीं और भी हो सकता है। तो सामने देख रहा है नहीं, मात्र एक फोकस ऑप्शन, क्योंकि सी, हाँ सी ऑप्शन था तो सी पर किसको रख दी, तो हमारे पास सी ऑप्शन अब नहीं है। तो अब यहाँ से ये परावर्तित होगा तो इसके समानांतर जाएगा। आ रहा है समझ में? समानांतर आएगा। अरे समानांतर नहीं दिखा पाया, तिरछा हो गया। अब लग रहा है समानांतर। अब यहाँ कट गया तो प्रतिबिंब का निर्माण भी यही होगा। आ गया? यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही होगा। आ रहा है समझ में? जब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा तो दोनों का साइज समान, ना बड़ा ना छोटा, यानी बराबर होगा, लेकिन उल्टा और वास्तविक। आ रहा है समझ में? यानी जब वस्तु को हम किसी दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, जो कि वस्तु के आकार के समान होता है, जबकि उल्टा एवं वास्तविक होता है। आ गया समझ में? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज महसूस कर रहा है कि जिस तरह से वस्तु को हम अनंत से दर्पण की ओर ढकेल रहे हैं, आगे की ओर, प्रतिबिंब पीछे की ओर भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। तो पहले फोकस था, फोकस से भाग के यहाँ आए, अब यहाँ से भाग कर सी पर आए। अब सी से आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे भागेगा। आ रहा है समझ में? अब तीसरा हो गया। चौथा स्थिति, जब वस्तु सी एवं एम के मध्य स्थित
इसके लिए भी यहाँ वो चित्र बना दो। यस सर। अब इसका मध्य बिंदु ध्रुव के रूप में ले लो, अंदाज से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, दोनों को मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींच दो ताकि मुख्य अक्ष के रूप में इसको दिखा सको। और यहाँ पर C और P के ठीक बीचों बीच एक ले लो। हो गया। अब यहाँ वस्तु C के जगह पर नहीं है, C से आगे खिसक कर C और F के बीच में, लेकिन जो प्रतिबिंब बनने का तरीका था उस तरीका में कोई अंतर नहीं आया। यानी वस्तु से जब पहला प्रकाश का किरण निकलेगा तो समानांतर जाएगा, टकराएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण फोकस से होकर डायरेक्ट जाएगा, लेकिन टकराने के बाद इसके समानांतर लौट जाएगा। जहां कटा वहां प्रतिबिंब का हो गया निर्माण। कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? तो C और E अनंत के बीच में। वस्तु को रखे C और F के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ गया? C और अनंत के बीच में। यह वस्तु से बड़ा है आकार में? नहीं है, उल्टा है, वास्तविक है, क्योंकि सामने दिखाई पड़ रहा है। तो ये मिल गया कि जब वस्तु को C एवं F के मध्य रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। हो गया। अब एक केवल इसका बताते तो क्वेश्चन था कि F पर तो रख सकते हैं बाबू और रख रहे हैं। अब समय आ गया कि जब वस्तु F पर स्थिर हो। हाँ, चूंकि अब अगला कदम मेरा F ही है। अब F पर स्थित होगा तो यहाँ देखो, यहाँ पुनः एक दर्पण का, अवतल दर्पण का निर्माण कर देंगे। फिर यहाँ एक मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे। अब वस्तु को हम F पर रखेंगे। वस्तु से एक प्रकाश का किरण निकलेगा, समानांतर जाएगा और टकराने के बाद फोकस। देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि वस्तु को फोकस पर रखे हैं तो फोकस से डायरेक्ट जाने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन इससे तो होकर जाएगा वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जब ये जाएगा तो यहाँ देखना लंबवत इस पर गया, लंबवत इस पर पड़ा, और लंबवत जब पड़ा तो ये 90 डिग्री का आपतन कोण हो गया, तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री। और फिर इसी मार्ग से ये होकर वापस तुमको लगभग दिखाई पड़ेगा कि समानांतर नहीं कटेगा तो अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। फोकस पर था, देखो यार, अनंत पर था तो फोकस पर बना, फोकस पर आ गया तो अनंत बन गया। आ रहा है समझ में? यही ना जानना चाह रहा था तो स्टेप बाय स्टेप और सब जान जाओ, कहीं भी नहीं परेशान हो। इसके बाद एक अंतिम है, उसको भी देख लो, पांचवा और ये छठा है, अंतिम है। जब वस्तु F एवं P के मध्य स्थित हो, यानी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम देख लेते हैं सामने, हम अंदाज क्या है करेंगे, अंदाज करना रहता तो इसको बनाते ही नहीं। अब वस्तु को हम इस P और F के बीच में रखें, यानी यहाँ पर। तो इस वस्तु से प्रकाश का एक किरण आएगा, समानांतर टकराएगा,
और टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा? फोकस लौट गया, फोकस से लौट गया। अब प्रकाश का दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ पर दिखा देंगे आपतित हो रहा है और फिर इसी रास्ते पर दिखा देंगे कि परावर्तित हो रहा है। हाँ, चूंकि लंबवत आपतित होगा, फोकस से भी जा सकता था, लेकिन फोकस से जाता तो हमको ये नहीं पता चल रहा था कि ये इस पर किस रूप में आता, एंगल कितना होता, आपतन कोण कितना होता। लेकिन जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तब हमको पता है कि दर्पण पर इसका आपतन कोण 90 डिग्री होगा और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन तो 90 डिग्री पर ही वो परावर्तित हो जाएगा, यानी जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से वापस लौट। तो यहाँ देखोगे तो धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी नहीं बढ़ रहा है, तो कल्पना करेंगे पीछे की ओर इसको ले जाएंगे तो धीरे धीरे दूरी कम होगा कि नहीं? कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं काटेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब। तो ये दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, कल्पना कर रहे हैं, यानी काल्पनिक चित्र है। और वस्तु जिस तरह से उसी तरह ये नहीं है, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। आ गया समझ में कि जब वस्तु को हम P और F के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आ गया समझ में? बस इतना ही आज का टॉपिक। चलो आज के लिए इतना ही। सर इससे